सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस। रिलेटेड में क्या था, आप ऐसी प्रोडक्ट ऐसी मार्केट के अंदर जा रहे हो कि जहां पे आपकी जो करंट एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको आप यूज कर सकते थे। बट अनरिलेटेड के अंदर आप टोटली डिफरेंट ऐसी प्रोडक्ट के लिए जा रहे हो, ऐसे मार्केट के लिए जा रहे हो कि जहां पे आपको नए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो सारी चीजें आप क्या है, फॉर एग्जांपल यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कि आप जीरो से स्टार्ट करोगे, पूरा नया बिजनेस आप स्टार्ट करने की बात कर रहे हो यहाँ पे। सो कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग, कि भाई वहां पे आपको स्ट्रेटेजिकली क्या ध्यान रखना है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस, मतलब आप टोटली नए बिजनेस के लिए जाओगे, नई प्रोडक्ट के लिए जाओगे, नई मार्केट के लिए जाओगे, तो वहां पे स्ट्रेटेजिकली आपको क्या ध्यान में रखना है। तो वहां पे फर्स्ट पॉइंट है कि एज अ कंपनी यू आर इन अ मैच्योर प्रोडक्ट, कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है कंपनी की वो कहाँ पे है, अभी मैच्योर स्टेज में है। पीएलसी के अंदर हमने देखा था इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो अगर आपकी अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो अगर मैच्योर्ड में है, मतलब अभी आपकी सेल्स सबसे ज्यादा है, बट क्या है धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन हो रही है, प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो रही है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो एट दैट टाइम आप जो नई प्रोडक्ट के लिए जाने वाले हो, नए एरिया में जाने वाले हो, तो दैट पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट शुड नॉट बी एट द मैच्योर्ड लेवल। मतलब आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैच्योर्ड लेवल पे है, तो आप जो नई प्रोडक्ट नए एरिया के लिए जाओगे वो भी क्या है, मैच्योर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आफ्टर अ फ्यू इयर्स या फ्यू मंथ डिक्लाइन में आने वाली है, वहां से आपकी सेल्स कम होने वाली है। एट द सेम टाइम आप नए एरिया में गए, नई प्रोडक्ट के लिए गए, बट वो भी क्या है, मैच्योर स्टेज में होगी। तो क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू मंथ और फ्यू इयर्स दोनों प्रोडक्ट, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस और नया बिजनेस, दोनों में क्या होगा, डिक्लाइन होगा, आपका प्रॉफिट घटेगा। तो आपकी जो डिसीजंस है वो क्या है, गलत हो गई। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटेजिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कौन से स्टेज में है, पीएलसी के कौन से स्टेज में है, अभी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट के मुताबिक आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, नए कौन से बिजनेस के अंदर जाओगे, नए कौन से प्रोडक्ट के लिए जाओगे, और उसका स्टेज क्या होना चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करनी है। So similarly, companies dealing in the new product should restrict itself from taking up the other new products at the similar stage of the PLC. जैसे हमने बोला कि भाई मैच्योर प्रोडक्ट के टाइम पे मैच्योर प्रोडक्ट के लिए नहीं जाना चाहिए, उसी तरीके से एज एंड व्हेन वी आर एट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि भाई हमें रिसेंटली हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, तो हम नए प्रोडक्ट के लिए जाएंगे तो वो भी इंट्रोडक्टरी स्टेज में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों? अदरवाइज क्या होगा, दोनों बिजनेस में आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपके प्रोडक्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, अवेयरनेस कम होगी, सेल्स कम होगी, तो लोगों को अवेयर करने के लिए, सेल्स करने के लिए आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रन करने के लिए, सेल करने के लिए ही आपको ज्यादा रिसोर्स की जरूरत है। तो एट द सेम टाइम अगर आप नई कोई प्रोडक्ट के अंदर डाइवर्सिफाइड हो रहे हो, अनडाइवर्सिफाइड हो रहे हो, और वो भी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो वो बिजनेस के अंदर भी क्या है, आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो वंस अगेन आपके पास रिसोर्सेज कम है और दो बिजनेस रिसोर्सेज मांगेंगे तो आप उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैच्योर और इवन स्टार्टिंग दोनों पीएलसी के अंदर हमें ध्यान देना है कि भाई हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और नई प्रोडक्ट दोनों सेम स्टेज में नहीं होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि भाई हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैच्योर लेवल में है, तो हम कौन सी प्रोडक्ट के लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल ऑल दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर एट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्यों? तो कि मैच्योर के अंदर हमारे पास पैसा होगा, फ्यूचर में वो सेल्स कम होने वाली है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस में से हम क्या है, आउट हो सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं, और जो पैसा आएगा वो हम नई प्रोडक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल यू आर एट द कैश काउ, आपकी एक प्रोडक्ट कैश काउ में है, तो दूसरी प्रोडक्ट कैश काउ में नहीं होनी चाहिए। दूसरी प्रोडक्ट कहाँ पे होनी चाहिए, स्टार्स के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज वो फ्यूचर में आपको कैश काउ में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो चीज यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजिकली रिप्रेजेंट की गई है कि भाई आप जब अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाइए तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि भाई आप कौन सी प्रोडक्ट, कौन से मार्केट, कौन से एरिया में जाओगे, वो चीज
के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, वो चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है. So the cash generation ability of diversifications alternative and the status with respect of PLC. These are the two important criteria which you need to consider before going for unrelated diversifications. कि भाई आप कोई नए बिजनेस के लिए जाइए, नए प्रोडक्ट के लिए जाइए, उस टाइम पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है. एक कैश जनरेशंस कि भाई नया बिजनेस जो है वो कैश जनरेशंस करेगा या नहीं करेगा, इमीडिएटली करेगा या आफ्टर अ फ्यू मंथ और फ्यू इयर्स करेगा. एंड सेकंड पीएलसी में उसका स्टेज कि भाई कौन से स्टेज में वो प्रोडक्ट है. तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजंस लेना है कि भाई हम अनरिलेटेड के लिए जाए या नहीं जाए. सो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस रिक्वायर द डिफरेंट रिसोर्सेज एंड डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज एज कंपेयर टू प्रेजेंट वन. कि जैसे रिलेटेड में क्या था, आपके सेम रिसोर्सेज आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और नई प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यू आर सपोज टू रिक्वायर द न्यू रिसोर्सेज, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, न्यू ह्यूमन रिसोर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, सेलिंग समथिंग. तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो कि भाई आप फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर इन द कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर एग्जांपल टू व्हीलर्स, बट नाउ यू वांट टू गो फॉर अनरिलेटेड, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो फॉर द सोप. तो ये क्या हो गया, टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि भाई आप पहले ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर्स प्रोड्यूस करते थे, अभी आपको एफएमसीजी के अंदर सोप प्रोड्यूस करना है. तो दिस इज टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. तो उस टाइम पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि भाई जो नई प्रोडक्ट होगी उससे कैश जनरेशन कितना हो रहा है और पीएलसी में कौन सा स्टेज है, एग्जिस्टिंग न्यू. दोनों चीज को हम ऑब्जर्व करके फिर डिसीजंस लेंगे कि भाई अनरिलेटेड के लिए जाना है या नहीं जाना है. These are the certain reasons or advantage which we have if we go for unrelated diversifications. कि भाई unrelated diversifications के लिए जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा, क्या reasons हो सकता है. तो first we want to exploiting the underutilized resources and competencies. कि भाई हमारे current जो business है उसके अंदर हमारे resources underutilized हो रहा है, हमारी competencies underutilized हो रही है. तो अगर हम टोटली अनरिलेटेड एरियाज के अंदर जाएंगे तो हम ये रिसोर्सेज को, ये मॉनेटरी, एचआर, टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे. तो ये क्या है, वन ऑफ द रीजंस फॉर गोइंग फॉर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस. सेकंड, वी वांट टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट बिजनेस. कि भाई हमारा जो करंट बिजनेस है, करंट प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में अभी आने वाला है, सेल्स डिक्लाइन होने वाली है, मार्केट ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे करके हमारे मार्केट शेयर डिक्रीज हो रही है. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, गो फॉर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस के. ये जो इंडस्ट्रीज है अभी पीक पे डिक्लाइन में आ गई है, ये प्रोडक्ट डिक्लाइन में है, तो यहाँ से हमें फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होने वाला है. तो हम ऐसी प्रोडक्ट के लिए जाए जो इंट्रोडक्टरी स्टेज में है और जो फ्यूचर में जाके हमें पैसा दे सकती है, प्रॉफिट दे सकती है. तो वी वांट टू एस्केप फ्रॉम द करंट बिजनेस. तो वो टाइम पे हम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस के लिए जाएंगे. वी वांट टू स्प्रेडिंग द रिस्क. कि भाई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर फोकस करने से एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज में फोकस करेंगे तो हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा. कि भाई इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस एक इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करेगा, बट सभी के ऊपर सेम इंपैक्ट होगी, आंसर इज नो. तो इवन वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. तो रिस्क कम इवन कि भाई क्या होगा कि भाई कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है तो उसकी डिमांड कोई स्पेसिफिक मंथ में हाई होगी और उसके बाद लो होगी, हाई होगी, लो होगी. तो आप टोटली अनरिलेटेड के अंदर जाओगे, वहां पे उसकी साइक्लिकल पैटर्न टोटली डिफरेंट होगी. तो उससे फायदा क्या होगा, ओवर द होल ईयर यू कैन एबल टू गेट द मोर प्रॉफिट. कि भाई आप फॉर एग्जांपल टू व्हीलर्स है तो टू व्हीलर्स पिक में कब है, सेल्स कब सबसे ज्यादा होती है, कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द दिवाली. तो दिवाली के टाइम पे वो पिक में है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज. तो आप ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए जाओगे कि जो फॉर एग्जांपल एट द बिगिनिंग इन द जनवरी, फरवरी एंड मार्च वो स्टेज पे अप में है, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज को आप फोकस करोगे तो क्या होगा, आप साइक्लिकल इफेक्ट को नलीफाई कर पाओगे. कि भाई आपकी क्या होगी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वहां पे कहाँ पे पिक आती है, तो नई जो प्रोडक्ट है उसकी पिक कहाँ पे होगी, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को रिलेट करते हो, देन यू कैन अवॉइड द साइक्लिकल इफेक्ट. आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा ओवर द होल ईयर्स रादर देन ओनली फ्यू मंथ्स. नीड टू यूज द excess cash or safeguard the profits.
कि भाई आपके पास इनफ रिसोर्सेज है, इनफ पैसा है, तो वो पैसे को आप यूज करने के लिए क्या है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाते हो। और इवन यू कैन गो फॉर प्रोटेक्टिंग योर कैश, सॉरी टैक्स। तो टैक्स बचाने के लिए भी क्या है, आप ऐसे बिजनेस को एक्वायर करोगे कि जो लॉस में है। तो आपका जो लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसका जो लॉस है वो क्या है, आपको प्रॉफिट जहां पे हुआ है उसको टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इवन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द टैक्स और इवन इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल कैश, आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाओगे। एंड इवन पर्सनल वैल्यूज और फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पावरफुल फिगर्स, कि भाई आप एक कॉर्पोरेट हाउस के रूप में आप अपने एक इमेज एस्टेब्लिश करना चाहते हो कि भाई एज अ रिलायंस, एज अ टाटा, तो आप सभी सेक्टर्स में आपकी प्रेजेंस है, वो चीज आप दिखाना चाहते हो। तो उस टाइम पे भी क्या है, यू विल गो फॉर टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई आप एक प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में होगी तो दूसरी प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होगी। बिकॉज क्या है, आप अपनी इमेज एस्टेब्लिश करना चाहते हो कि भाई एज ए कॉर्पोरेट हाउस हम सभी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा होल्ड है, वो चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो दिस आर द सर्टेन रीजंस which shows why you are go for unrelated diversity.